वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए उर्दू गुलदस्ता बुक एक साथ एक ही वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगी ताकि आपको अलग अलग वीडियो अपलोड करके आपका टाइम वेस्ट ना हो। वैसे तो मैंने हर चैप्टर को अलग अलग अपलोड किया है, पर यह वीडियो उन बच्चों के लिए यूज़फुल है ताकि लिखते वक्त आपको एक ही वीडियो से काम करना आसान रहे, बार बार अलग अलग वीडियो को अपलोड करके टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और इसके साथ ही जिन बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी एंड टाइम पर होती है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी यूज़फुल रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको सबक नंबर 1 मुअल्लमा की अंगूठी को पढ़ाऊंगी। सबसे पहले इसका मरकज़ी ख़याल बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। तो मरकज़ी ख़याल का मतलब क्या है कि इस नज़म के ज़रिए क्या पैगाम दिया गया है। तो एग्ज़ाम में क्या लिखोगे। इस नज़म के ज़रिए शायर लोगों को नसीहत कर रहा है कि मुअल्लमा करने से चांदी सोना नहीं बन जाती, यानी कि सोने का पानी चढ़ाने से चांदी सोना नहीं बन जाती, चांदी चांदी ही रहती है। इस तरह इंसान को अपनी असलियत नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि जब हकीकत सामने आती है तो इंसान को शर्मिंदा होना पड़ता है और हमेशा सच की जीत होती है। याद रहेगा कि मुअल्लमा की अंगूठी नज़्म के अंदर शायर ने क्या बताया है कि इंसान को कभी अपनी असलियत नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि जब असलियत सामने आती है तो फिर इंसान को शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि हमेशा सच की ही जीत होती है। अब इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर आप एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे वो भी पढ़कर बताती हूँ। सवाल नंबर 1, मुअल्लमा की अंगूठी क्यों इतराने लगी। जवाब, मुअल्लमा की अंगूठी पर जब सोना चढ़ाया गया तो वे अपनी चमक दमक पर इतराने लगी। सवाल नंबर 2, चांदी की अंगूठी ने उसकी कैसे खबर ली। जवाब, चांदी की अंगूठी ने उसकी असलियत बता दी कि वे भी चांदी की ही अंगूठी है। सवाल नंबर 3, ओछी थी लगी बोलने इतरा के बड़ा बोल का मतलब बयान कीजिए। जवाब, इस मिसरे का मतलब है कि छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, ओछे इतरा कर बड़ा बोल बोलते हैं। सवाल नंबर 4, साँच को कुछ आँच इस मिसल का मतलब लिखिए। जवाब, नज़्म यानी कि इस मिसरे का मतलब है कि सच्चाई यानी कि हकीकत को कोई झुठला नहीं सकता, सच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सवाल नंबर 5, छोटे को बड़ा बन के उभरना नहीं अच्छा, शायर की इससे क्या मुराद है। नज़्म के इस मिसरे का मतलब है कि हर शख्स या शे को अपनी औकात में रहना चाहिए, छोटा होकर खुद को ज़ाहिर करें ये गलत है। अब देखो, मैंने मरकज़ी ख़याल और क्वेश्चन आंसर तो पढ़कर बता दिए हैं, पर जो बच्चे इस नज़्म की तशरीह भी लिखना चाहते हैं अपनी कॉपी के अंदर तो वो स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने हर चैप्टर के अंदर पढ़कर बताया है। यहाँ पर मैं पढ़कर नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर ख़ुद लिखेंगे। ठीक बेटे, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी के अंदर लिख लेना, आसानी रहेगी। सिर्फ आपकी आसानी की वजह से ही मैंने सभी चैप्टर्स एक साथ अपलोड करने का फ़ैसला किया है। अब सबक नंबर 2 है। नज़्म का नाम है बरखा रुत और इसके शायर हैं हाली। तो सबसे पहले मरकज़ी ख़याल बताती हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। मरकज़ी ख़याल का मतलब क्या है। इस नज़्म के अंदर शायर ने क्या पैगाम दिया है, इस बात को 2-3 लाइनों में बयान करना। तो इस नज़्म में शायर ने बरसात की अहमियत को बयान किया है कि बरसात से पहले गर्मी की शिद्दत से हैवानात, नबातात और इंसान का बुरा हाल हो जाता है। गर्मी की वजह से बागों में फूल और पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो हर शे तरोताज़ा हो जाती है। बरसात अल्लाह ताला का एक अजीम तोहफ़ा है। अब इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर बता देती हूँ। सवाल नंबर 1, बरसात से पहले सबका क्या हाल था। जवाब, बरसात से पहले गर्मी की वजह से सबका बुरा हाल था। सवाल 2, बारिश होने से जंगल में कैसी बहार आई है। बारिश होने से जंगल में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। सवाल 3, बागों में क्या समा है। जवाब में लिखोगे, बागों में चारों तरफ फूल खिले हुए हैं और झूले पड़े हुए हैं। सवाल नंबर 4, परिंदों पर बरसात का क्या असर हुआ। परिंदे खुश होकर नाच और गा रहे हैं। अब जो बच्चे इस नज़्म की तशरीह भी अपनी कॉपी में लिखना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर ख़ुद लिख लेंगे, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज सभी पढ़कर समझा चुकी हूँ। यहाँ पर सिर्फ स्क्रीनशॉट लेंगे, 3-3 शेयर करके स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी के अंदर लिख लेना। ये सिर्फ मैं आपकी आसानी की वजह से कर रही हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। ठीक, ये अगले 3 शेयर आ गए हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेते रहना
और कॉपी के अंदर लिखते जाना, क्योंकि पढ़कर मैं अलग अलग वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं लिखने की आसानी की वजह से स्क्रीनशॉट आप लेकर आसानी से लिख सको इसलिए दिखा रही हूँ। ठीक, स्क्रीनशॉट लेंगे और लिखते जाएंगे। 3-3 कर दिखा रही हूँ। ये लास्ट के 2 हैं, ये आखिरी का शेर है। अब है सबक नंबर 3। नज़्म का नाम है आमों की फरमाइश, और इस नज़्म को किसने लिखा है? अकबर इलाहाबादी ने। पहले मरकज़ी ख़याल। मरकज़ी ख़याल में क्या लिखोगे? इस नज़्म में शायर ने बताया है कि आम खुदा ताला की दी हुई एक नेमत है जिसको सभी पसंद करते हैं, इसलिए आम को फलों का राजा कहा गया है, और आम की फसल में आम के अलावा दूसरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। सवाल नंबर 1, शायर इस नज़म में किस चीज़ की फरमाइश कर रहा है? जवाब, शायर इस नज़म में आमों की फरमाइश कर रहा है। सवाल 2, तामिल होगी पहले दाम भेजिए का मतलब अपने लफ्ज़ों में लिखिए। जवाब, इसका मतलब है कि पहले आप कीमत भेज दीजिए तब आपके हुक्म की तामिल होगी, यानी कि आम भेज दिए जाएंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, शायर ने पुख्ता पक्के आमों के साथ चंद खाम यानी कि कच्चे आमों की फरमाइश क्यों की है? जवाब, शायर ने पुख्ता और खाम आमों की फरमाइश इसलिए की है कि कच्चे आमों को रखकर कुछ दिनों तक खाया जा सकता है, कच्चे आम आहिस्ता आहिस्ता पक जाते हैं। अब जो बच्चे इस नज़्म की तशरीह को भी लिखना चाहते हैं अपनी कॉपी में, तो वो स्क्रीनशॉट लेकर अपने आप लिख लेंगे, क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज इसको पढ़कर समझा दिया है। यहाँ पर सिर्फ आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेंगे। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो अलग अलग वीडियो है प्लेलिस्ट में, वहाँ से देख लेना। सबक नंबर 4, नज़्म का नाम है चंद नसीहतें, जिसे लिखा है इकबाल ने। पहले मरकज़ी ख़याल बताऊँगी, तो इस नज़्म के मरकज़ी ख़याल में क्या लिखोगे? इस नज़्म में अल्लामा इकबाल बच्चों को नसीहत कर रहे हैं कि इंसान को कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि निकम्मों को कभी मंजिल नहीं मिलती। बड़ों से इज़्ज़त और छोटों से प्यार करना चाहिए, हर एक से खुश मिजाजी से मिलना चाहिए, अच्छे और नेक लड़कों की सोहबत में बैठना चाहिए, और दुनिया में बड़ा बनने के लिए मेहनत और इल्म दोनों ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल 1, सबसे मीठा बोलने की आदत का क्या फ़ायदा है? जवाब, सबसे मीठा बोलने का फ़ायदा ये है कि इंसान दूसरों को अपनी तरफ खींच लेता है और बड़े से बड़ा काम निकाल लेता है। मीठा बोलने वाले को सब अजीज़ रखते हैं। सवाल 2, अपने हम जिनसों से दुनिया में किस तरह मिलना चाहिए? जवाब, अपने हम जिनसों से दुनिया में प्यार और मोहब्बत से मिलना चाहिए। सवाल नंबर 3, बुरे लोगों के पास बैठने का क्या नतीजा होता है? बुरे लोगों के पास बैठने का नतीजा बुरा होता है, क्योंकि इंसान पर सोहबत का असर पड़ता है। सवाल नंबर 4, इस नज़्म से क्या सबक मिलता है? जवाब में लिखोगे, इस नज़्म से ये सबक मिलता है कि इंसान को कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, नेक लोगों की सोहबत में बैठना चाहिए, साथियों से मोहब्बत करनी चाहिए, और अपने बुज़ुर्गों के नाम और दौलत पर इतराना नहीं चाहिए, और इल्म हासिल करना चाहिए। अब जो बच्चे इस नज़्म के सभी अशार की तशरीह लिखना चाहते हैं तो वो स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना और लिखते जाना। क्योंकि चैप्टर वाइज तो मैं सभी लिखकर समझा चुकी हूँ, पढ़कर समझा चुकी हूँ। ये तो सिर्फ मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है ताकि आपको लिखने के अंदर आसानी रहे। सबक नंबर 5 है, नज़्म का नाम है प्यारा वतन, इसके शायर हैं अख्तर शेरानी। नज़्म का पहले मरकज़ी ख़याल। इस नज़्म में शायर ने वतन की अहमियत बयान की है और मुल्क की खूबसूरती का जिक्र किया है। अपने वतन की मोहब्बत और वतन दोस्ती के जज्बे को नज़्म में उभारा गया है और कहा गया है कि मेरा वतन हिंदुस्तान जन्नत की तरह खूबसूरत है। सवाल 1, शायर ने जन्नत का टुकड़ा किसको कहा है? शायर ने जन्नत का टुकड़ा अपने वतन यानी हिंदुस्तान को कहा है। सवाल 2, जंगल और बागों के बारे में शायर क्या कह रहा है? शायर जंगल और बागों के बारे में कह रहा है कि हमारे वतन में बेशुमार हरे भरे जंगल और महकते हुए बाग देखने के काबिल हैं। सवाल नंबर 3, हमारा वतन किससे भरपूर है? जवाब, हमारा वतन हर तरह की खुशबू से भरपूर है। अब जो बच्चे इस नज़्म की तशरीह को लिखना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेंगे, क्योंकि अलग अलग वीडियोस के अंदर मैं पढ़कर यहाँ पर सुना चुकी हूँ। बस यहाँ पर अगर लिखने के अंदर आसानी हो इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रही हूँ। सबक 6, तितली।
नज़म का नाम है तितली, शायर है शौक़ कुदवाई। तो पहले इस नज़म का मरकज़ी ख़याल जान लो कि क्या है। इस मरकज़ी ख़याल का मतलब है कि इस नज़म में क्या पैगाम दिया गया है, क्या बात बताई गई है। इस नज़म में शायर ने तितली की खूबसूरती के ज़रिए कुदरत की कारीगरी को ज़ाहिर किया है, नुमाया किया है। खुदा ने छोटी सी तितली को इतना खूबसूरत बनाया है कि इसके रंग बिरंगे परों को देखकर इंसान दंग रह जाता है और कुदरत की कारीगरी और नक्काशी की तारीफ़ करता है कि कुदरत ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। सवाल 1, बाग में तितलियाँ कहाँ कहाँ बैठी हुई हैं। जवाब, बाग में तितलियाँ फूलों और पेड़ों पर बैठी हुई हैं। सवाल 2, तितलियाँ फूलों से रस किस तरह इकट्ठा करती हैं। जवाब में लिखोगे, तितलियाँ फूलों का रस चूस कर इकट्ठा करती हैं। सवाल 3, शायर ने तितलियों के पर को छोटा सा चमन क्यों कहा है। जवाब में लिखोगे, क्योंकि तितलियों के पर रंग बिरंगे फूलों की तरह होते हैं, इसलिए शायर ने इनके परों को छोटा सा चमन कहा है। सवाल 4, इस नज़म में तितलियों के परों के किन किन रंगों का जिक्र है। जवाब, जर्द, सफ़ेद, धानी, कासनी, सियाह, आबी, गुलाबी, ताऊसी, पीले, उदे, जमरदी और लाल रंग के परों का जिक्र किया गया है। सवाल 5, बेखतो खाल का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि बाज़ तितलियों के पर सिर्फ रंगीन होते हैं, उन पर कोई धब्बे व निशान वगैरह नहीं होते। अब जो बच्चे कॉपी के अंदर इसकी तशरीह लिखना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेंगे। 3-3 कर दिखा रही हूँ। अगर आप चाहो तो मैंने अलग से वीडियो बनाई है इनको समझने की, आप वहाँ से जाकर समझ सकते हैं। सबक नंबर 7, तराना ए वहदत, तिलोकचंद महरूम ने लिखा है इस नज़म को। पूरी ही नज़म मैंने अलग से समझाई हुई है, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको मरकज़ी ख़याल और क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी ताकि एंड टाइम पर आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। तो नज़म का नाम क्या है, तराना है वहदत। मरकज़ी ख़याल में क्या लिखोगे। इस नज़म के मरकज़ी ख़याल में ये है कि कायनात की हर शय में खुदा का जलवा पोशीदा है, छिपा हुआ है। ये सारी दुनिया, ये सारी कायनात उसकी सिफ़ात का मुज़ाहिरा करती है, यानी कि अल्लाह की विशेषताओं को ज़ाहिर करती है। अल्लाह ने हर चीज़ में कोई ना कोई दिलकशी, खूबी और सलाहियत रखी है। समझ में आया मरकज़ी ख़याल में, यानी कि इस नज़म में खुदा की तारीफ़ की गई है। सवाल नंबर 1, इस नज़म में शायर किससे मुखातिब है। जवाब, इस नज़म में शायर खुदा से मुखातिब है। सवाल 2, शायर ने खुदा को बाइसे रौनक गुलिस्ता क्यों कहा है। जवाब, शायर ने खुदा को बाइसे रौनक गुलिस्ता इसलिए कहा है कि दुनिया की हर चीज़ में खुदा का जलवा मौजूद है और गुलिस्ता में जो रौनक है वो भी खुदा की ही दी हुई है, यानी कि हर चीज़ में सिर्फ खुदा से ही, खुदा के होने की वजह से ही रौनक है, क्योंकि उसने ही पूरी कायनात को बनाया है। सवाल नंबर 3, नज़्म में खुदा के जलवे किन किन चीज़ों से ज़ाहिर हो रहे हैं। जवाब, इस नज़्म में खुदा के जलवे दुनिया की हर छोटी बड़ी शे, यानी कि हर चीज़ से ज़ाहिर हो रहे हैं, जैसे कि ज़र्रे, पेड़ पौधे, सितारे, कली, गुंचे और गुल वगैरह से। अब सबक नंबर 9 है। नज़म का नाम है बड़े चलो। नज़म को लिखा है मोहम्मद मुस्तफ़ा खामुदा ने। तो पहले इस नज़म का मरकज़ी ख़याल बता देती हूँ ताकि जिन बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी एंड टाइम पे है उनको भी समझ आ सके कि नज़म में किस बारे में बात की गई है। मरकज़ी ख़याल का मतलब है कि इस नज़म में क्या पैगाम दिया गया है। तो यहाँ पर लिखोगे, इस नज़म में शायर कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ने को कह रहा है। कामयाबी हासिल करने के लिए इंसान में हिम्मत, मेहनत, जोश और हौसला होना चाहिए। कभी थकान महसूस नहीं करनी चाहिए। अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। सवाल 1, काम करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। काम करते वक्त हमें हिम्मत और हौसला बुलंद रखना चाहिए और खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। सवाल 2, इस नज़म में शायर क्या पैगाम दे रहा है। इस नज़म में शायर आगे बढ़ते रहने का पैगाम दे रहा है। सवाल 3 के अंदर वही है कि सुबह से लेकर शाम तक आप क्या काम करते हैं उसकी फहरिस्त बनाओ। सबक नंबर 10, नज़म है जुगनू और इसको लिखा है सिकंदर अली वजद ने। पहले इसका मरकज़ी ख़याल जान लो कि इस नज़म में क्या बताया गया है, क्या पैगाम दिया गया है। तो इस नज़म में शायर कह रहा है कि जुगनू की रोशनी कुदरत के नूर की एक झलक है। अंधेरी रात में जब जुगनू चमकते हैं तो मालूम होता है कि सुबह हो गई है। अल्लाह ने इस कीड़े को रोशनी बख्शी है, ये उसकी शान है, यानी कि अल्लाह की बहुत बड़ी शान है जो एक कीड़े को रोशनी बख्शी है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। सवाल 1, किस मौसम और किस वक्त जुगनू नज़र आते हैं। जवाब, जुगनू बरसात के मौसम में रात को नज़र आते हैं। सवाल 2,
جب اڑتے ہیں تو ان کی روشنی کیسی لگتی ہے؟ جگنو جب اڑتے ہیں تو ان کی روشنی ہیرو کی طرح چمکنے لگتی ہے۔ سوال 3، جگنوؤں کے چمکنے سے پیپل کیسا لگ رہا ہے؟ جواب، جگنوؤں کے چمکنے سے پیپل ایسا لگ رہا ہے کہ اس پر ہیرے جڑے ہوئے ہوں۔ سوال نمبر 4، اس نظم کا مفہوم اپنے لفظوں میں لکھنا ہے، یعنی کہ اس نظم کی جو تشریح ہے وہی اس کا آنسر ہے، تو اسکرین شاٹ لے کر آپ اپنے آپ پڑھو گے سوال نمبر 4 کو۔ اب سبق نمبر 11 ہے۔ سبق کا نام ہے نظم ہے پیسہ اور اس کے شاعر ہیں ساحر لدھیانوی۔ مرکزی خیال لکھو گے پہلے۔ مرکزی خیال کا مطلب ہے کہ اس نظم میں کیا پیغام دیا گیا ہے؟ تو اس نظم میں شاعر نے پیسے کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے کہ آج کے زمانے میں انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف پیسے کی اہمیت ہے۔ ہر انسان پیسہ حاصل کرنے کے لیے پاگل ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب پیسہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، چیزوں کے بدلے لوگ چیزیں لیتے تھے، اس وقت انسان کی بھی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ چیپٹر کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہے۔ سوال نمبر 1، پیسہ رائج ہونے سے پہلے چیزیں کس طرح حاصل کی جاتی تھی؟ پیسہ رائج ہونے سے پہلے ایک چیز سے دوسری چیز کا تبادلہ کر کے چیزوں کو خریدا جاتا تھا۔ سوال 2، چیزوں سے چیزیں بدلنے کا ڈھنگ کیوں بیکار تھا؟ جواب، چیزوں کا لانا اور لے جانا بہت مشکل تھا، اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی جس کے بدلے میں لوگ دوسری چیزیں لینا چاہتے تھے۔ سوال 3، انسان کا عزت سے جینا دنیا میں مگر دشوار ہوا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اب پیسے کے پیچھے بھاگنے لگا ہے، اب انسان پیسہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں، ان کا دنیا میں زندگی بسر کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ سب پیسے والے کی عزت کرتے ہیں اور غریب کو حقارت سے یعنی کہ نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سبق نمبر 11، نظم کا نام ہے کام اور زندگی، اس کے شاعر ہیں پیس لدھیانوی۔ تو پہلے مرکزی خیال جان لو اس سبق کا۔ شاعر اس نظم میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہے کہ آج کے زمانے میں وہی لوگ خوشحال زندگی گزارتے ہیں جو دل لگا کر محنت سے کام کرتے ہیں، اور زمانہ محنت سے کام کرنے والوں کی قدر کرتا ہے، اور محنت کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جو لوگ کام سے دل چراتے ہیں وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ سوال 1، کام سے کون لوگ دل لگاتے ہیں؟ جواب، محنت کرنے والے لوگ کام سے دل لگاتے ہیں۔ سوال 2، ہمیں کاہلی سے کیوں بچنا چاہیے؟ جواب، کیونکہ کاہلی ایک جان لینے والی بیماری ہے، کاہل آدمی سست ہو جاتا ہے اور پھر اس سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ سوال 3، شاعر نے اس بات کو زندہ رہنے کا سلیقہ کہا ہے، کس بات کو؟ جواب، شاعر نے اس بات کو زندہ رہنے کا سلیقہ کہا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی وقت کام یا محنت سے منہ نہ موڑے۔ سوال 4، آرام کب کرنا چاہیے؟ جب کام ختم ہو جائے تب آرام کرنا چاہیے، اس طرح کام کرنے والوں کو سکون ملتا ہے۔ سبق نمبر 8 کو میں پڑھانا بھول گئی تھی، تو سبق 13 کو پڑھانے سے پہلے سبق 8 پڑھا دیتی ہوں۔ سبق نمبر 8 کی نظم کا نام ہے زمین کے تارے اور اس کے شاعر ہیں حفیظ جالندھری۔ پہلے اس نظم کا مرکزی خیال بتاتی ہوں کہ ایگزام میں آپ کو کس طرح سے لکھنا ہے۔ مرکزی خیال کا مطلب پتہ ہے کہ اس نظم میں کیا سندیش دیا گیا ہے، اس بات کو 2-3 لائنوں میں لکھنا۔ تو یہاں پر لکھو گے کہ دنیا کی ہر شے میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے، خدا کی صفات کا جلوہ مختلف شکلوں میں دکھائی دیتا ہے۔ ایک منٹ، یہ اس کا نہیں ہے، ٹھیک ہے یہی تو ہے۔ مثلاً کنچے میں چٹک، چاند تاروں میں روشنی، بجلی میں کڑک اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے، یعنی کہ دنیا کی ہر شے میں صرف اللہ کا ہی جلوہ ہے، کیونکہ اس کے بنا ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں کھسک سکتا۔ اب اس نظم کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں، پڑھ کر بتاتی ہوں کہ ایگزام میں کیسے لکھو گے۔ سوال نمبر 1، شاعر نے زمین کا تارہ کسے کہا ہے؟ جواب، شاعر نے زمین کا تارہ جگنو کو کہا ہے۔ سوال 2، جگنو کہاں کہاں چمک رہے ہیں؟ لکھو گے جگنو باغوں میں، باڑیوں میں، کھیتوں میں اور جھاڑیوں میں چمک رہے ہیں۔ سوال 3، شاعر نے جگنو کے لیے کون سے لفظ استعمال کیے ہیں؟ شاعر نے جگنو کے لیے لالٹینیں، آگ، پتنگیں اور پھول چڑیاں جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سوال نمبر 4، جگنو کا کام کیا ہے؟ جگنو کا کام کیا ہے؟ چمکنا اور اندھیرے میں روشنی کرنا۔ اب سبق نمبر 13، نظم کا نام ہے ننھی بوند کا حوصلہ، اس کے شاعر ہیں عصمت جاوید۔ شاعر کا نام یاد کر لینا کیونکہ سیاق کو سبق میں لکھا جائے گا تشریح کرتے وقت۔ مرکزی خیال میں کیا لکھو گے؟ اس نظم کے ذریعے شاعر کہتا ہے کہ انسان کو اپنا حوصلہ ہمیشہ بلند رکھنا چاہیے، کام کرنے سے پہلے
अनदेखे अंजाम से डरना नहीं चाहिए, यानी कि काम करने से पहले किसी काम को रोक कर नहीं बैठ जाना चाहिए कि उसका अंजाम देखकर काम करने से रुक जाओ। अल्लाह ताला पर भरोसा करके काम शुरू करने से नतीजा बेहतर ही होता है, जैसा कि उस नन्ही बूंद के साथ हुआ। वह अल्लाह का नाम लेकर नीचे आने लगी थी और वो खुली सीप में गिरकर मोती बन गई थी। अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। सवाल नंबर 1, नन्ही बूंद बादलों के पहलुओं से निकलकर क्यों डर रही थी? नन्ही बूंद बादलों के पहलुओं से निकलकर इसलिए डर रही थी कि गिरने के बाद उसका अंजाम क्या होगा। सवाल 2, नन्ही बूंद ने क्या सोचकर अपना हौसला बढ़ाया? नन्ही बूंद ने यह सोचकर अपना हौसला बढ़ाया कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। सवाल 3, हौसला पैदा करने पर उसकी क्या कैफियत हुई, यानी कि बूंद की? तो हौसला पैदा होने पर बूंद बेपरवाह, बेखौफ और खुशी में झूमती हुई दरिया में जा गिरी। सवाल 4, नन्ही बूंद का अंजाम क्या हुआ? नन्ही बूंद सुई सीप में गिरी और मोती बन गई। सबक 14, नज़्म का नाम है ये दुनिया हसीन है। इसके शायर हैं जानिसार अख्तर। नज़्म का मरकज़ी ख़याल कैसे लिखोगे? शायर कहता है कि दुनिया में हर तरह की बुराइयां मौजूद हैं और तरह तरह की परेशानियां इंसान के सामने पेश आती हैं और अलग अलग मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। फिर भी लोगों को ये दुनिया बहुत हसीन लगती है। इंसान दुनिया में इस तरह खो जाता है कि उसे ये महसूस होने लगता है कि ये दुनिया फ़ानी नहीं है, यानी कि ख़त्म होने वाली नहीं है और वे इस दुनिया में हमेशा रहेगा। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। शायर ने किसको हसीन कहा है? शायर ने तमन्ना, दुनिया, तिनका, रास्ता, क़तरा, सुबह, तीशा और अमल के तकाज़े को हसीन कहा है। सवाल 2, हर शर के बावजूद ये दुनिया हसीन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस दुनिया में हर तरह की बुराइयां हैं, फिर भी ये दुनिया हसीन है। सवाल 3, कतरा मामूली होते हुए भी हसीन क्यों है? जवाब, कतरा मामूली होते हुए भी इसलिए हसीन है क्योंकि जब वे मिट्टी पर गिरता है तो बारिश के कतरे से ज़मीन नरम हो जाती है और फसल अच्छी उगती है। इसलिए शायर के नज़दीक एक मामूली कतरा भी अहमियत रखता है। सबक नंबर 15, बिल्ली और शेरनी। अब लास्ट चैप्टर है बिल्ली और शेरनी। शायर हैं ज़ियाउर रहमान ज़िया। तो इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है पढ़कर बताती हूँ। इस नज़्म के ज़रिए शायर ने लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि किसी को कमज़ोर और हकीर यानी कि छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही बड़े बोलने चाहिए, क्योंकि खुदा ने ही नबातात, हैवानात और इंसान सभी को पैदा किया है। हर एक की अपनी जगह अहमियत है। बच्चे ज़्यादा हों मगर कमज़ोर हों तो एक ताकतवर उनके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्ली ने शेरनी को ताना दिया था कि मेरे बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकती हो, तुम सिर्फ़ एक ही बच्चा पैदा कर सकती हो। मगर क्या हुआ, बिल्ली के सभी बच्चे या तो कुत्ते खा गए या इंसान के बच्चे ले गए, जिस वजह से शेरनी ने बिल्ली को क्या तंज़ किया कि बच्चे ज़्यादा हों कमज़ोर हों इससे कोई फ़ायदा नहीं, बच्चा अगर एक हो ताकतवर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। सवाल नंबर 1, शेरनी ने बिल्ली से क्या कहा? शेरनी ने बिल्ली से कहा कि मैं एक साथ कई बच्चे देती हूँ, तू सिर्फ़ एक ही बच्चा देती है, इसलिए तेरा मर्तबा मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। सवाल 2, शेरनी ने बिल्ली की बात का क्या जवाब दिया? तो लिखोगे, शेरनी ने बिल्ली की बात का ये जवाब दिया कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि किसका मर्तबा बुलंद है। सवाल नंबर 3, बिल्ली के बच्चों का क्या अंजाम हुआ? बिल्ली के कुछ बच्चे कुत्ते खा गए और बाकी इंसान के बच्चे ले गए, ये उसके बच्चों का अंजाम हुआ। सवाल 4, शेरनी ने बिल्ली को क्या नसीहत की? शेरनी ने बिल्ली को ये नसीहत की कि 8 बच्चों के मुकाबले में एक ताकतवर बच्चा होना अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने आपको लिखने के एतबार से कि आपको लिखने में आसानी रहे और जिन बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी अभी तक नहीं हुई थी वो भी पढ़कर इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और अपनी तैयारी को कर सकें, सभी उस चैप्टर्स पढ़ के सब बता दिए हैं क्वेश्चन आंसर और मरकज़ी ख़याल के साथ। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना।